अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा लेक्चर नंबर 2 है कैलकुलस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ, फंक्शन और उनकी डोमेन रेंज के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। आज हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो हम एक बड़ी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन समझते हुए इस एग्जांपल को करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अगर हमें इस फंक्शन की लिमिट 1 पर मालूम करना हो तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हम 1 पुट नहीं कर सकते, यानी यूँ कहें कि इस फंक्शन की डोमेन में 1 है ही नहीं। इस फंक्शन की डोमेन को अगर हम डिस्कस करें तो इस फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। तो ये फंक्शन 1 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 पर हम इसकी डोमेन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। 1 के करीब करीब फंक्शन का बिहेवियर हमने जांचना है। लिमिट का मतलब ये होता है कि नेबरहुड में उस पॉइंट के करीब करीब फंक्शन का बिहेवियर देखा जाए। हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल में यहाँ हम x की वैल्यूज़ रखते हैं और नीचे f ऑफ x की वैल्यूज़ रखते हैं। अब इस 1 को हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवाने का मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ हम 1 से छोटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू लेते हैं 0.75, फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2.313। फिर हम 1 के और करीब जाते हैं, 0.9 ले लें तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है 2.710। ज़रा और करीब जाते हैं 0.99 तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है 2.970। थोड़ा और करीब जाते हैं, देखिए ये 1 के करीब हम जा रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली 1 पर नहीं जा सकते क्योंकि डोमेन का हिस्सा ही नहीं है 1। ओके, जब हम 0.999 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 2.997। तो हमें यहाँ से एक अंदाज़ा हो रहा है कि लेफ़्ट साइड से जैसे जैसे x 1 के करीब जाएगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ 3 के करीब जा रही हैं। इसी तरह हम राइट साइड से देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1.25 लें तो हमें फंक्शन की वैल्यू 3.813 मिलेगी। जब और 1 के करीब आना चाहेंगे तो 1.1 पुट करने से हमें फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी। 1.01 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू 3.030, फिर 1.001 पुट करने से 3.003। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ नीचे जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो 3 के करीब जा रही हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट साइड। अगर ऐसा हो कि दोनों साइडों से हमें महसूस हो कि वो फंक्शन का बिहेवियर किसी एक ही नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट वो नंबर है। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है तो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यह है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 1 इज 3। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मसलन अब हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। हमें इस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है नियर ज़ीरो। ओके, अब ये हमारे पास फंक्शन है, इससे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम ज़ीरो के करीब करीब जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह कुछ ज़ीरो से लेफ्ट साइड पर वैल्यूज़ लेंगे, कुछ राइट साइड पर लेंगे। तो लेफ्ट साइड से हम -0.01 ले लेते हैं, फिर -0.001 लेते हैं, फिर -0.00001 ले लेते हैं। तो आप देखें फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1.99499 के बाद 1.99950, उसके बाद 1.9999 और 5 हैं। इसका मतलब ये है यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये वैल्यूज़ जैसे जैसे x की वैल्यूज़ 0 की तरफ अप्रोच करेंगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ 2 की तरफ अप्रोच करेंगी। इसी तरह राइट साइड से भी हम इसका बिहेवियर देख सकते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट 2 है। लेकिन ये एक न्यूमेरिकल मेथड है, हमेशा ये वाली टेक्निक फिजिबल नहीं होती, या हम हमेशा हर फंक्शन के लिए ये टेबल नहीं बना सकते। तो देखेंगे हम इसी लेक्चर में कि ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, लिमिट कैसे इवेल्युएट की जाती है। अगर हम यहाँ इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ से भी हमें ये पता चल रहा है कि अगर ज़ीरो को हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवाएं तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसी तरह राइट साइड से ज़ीरो को अप्रोच करवाएं तो फंक्शन का ग्राफ इस एक ख़ास नंबर की तरफ आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सेम नंबर को फंक्शन अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे।
अब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, पीस वाइज डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। हमें इस फंक्शन की लिमिट 2 पर चेक करनी है। आप अगर 2 पर देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन हमें लिमिट अगर देखनी है तो इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू से कोई लिंक नहीं है। उसकी जो मर्जी वैल्यू हो, हमें उसके नेबरहुड में उसके करीब करीब फंक्शन की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज़ 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगी फंक्शन का ग्राफ 1 ही रहेगा, और इसी तरह जब राइट साइड से अप्रोच करेंगी तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की लिमिट 1 है, हालांकि उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 2 है। तो आमतौर पर जो 3 तरीक़ेकार हैं जिनकी मदद से लिमिट इवेल्युएट की जाती है, उनमें पहला तो है न्यूमेरिकल अप्रोच है कि टेबल बना लिया जाए। टेबल बनाते हुए फिर हम उसका बिहेवियर देख लें कि वो क्या है, लेकिन बाज़ औक़ात टेबल भी कंफ्यूजिंग होते हैं। सेकंड अप्रोच ये है कि हम ग्राफिकल अप्रोच यूज़ करें, ग्राफ बना लें फंक्शन का और फिर उसकी मदद से हम लिमिट इवेल्युएट करें, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना भी आसान नहीं है। तो एक और अप्रोच भी है हमारे पास कि एनालिटिक अप्रोच है, कुछ अलजेब्रा या कैलकुलस को यूज़ करते हुए हम फंक्शन की लिमिट्स इवेल्युएट करते हैं। तो इन तीनों में से जो जहां पर बेहतर लगे उसी को अडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्स मॉड डिवाइडेड बाय एक्स, हमने इसकी लिमिट को डिस्कस करना है। तो जब हम ज़ीरो पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसका ग्राफ नीचे है, -1 है। ज़ीरो से जैसे ही आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, और जैसे ही ज़ीरो से हम राइट साइड पर मूव करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू +1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड से इस फंक्शन को अप्रोच करवाते हुए हमारे पास आंसर आ रहा है -1, और राइट साइड से अप्रोच करते हुए फंक्शन का आंसर आ रहा है +1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड से लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स इंटरवल में फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। जैसे ये फंक्शन है, अगर हमारे पास 1/x², तो इसके ग्राफ को आप जरा ऑब्जर्व करें कि 0 के करीब करीब अगर हम लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करें तब भी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी ये ग्राफ अनबाउंडेड अबव है, बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह अगर हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करवाएं तब भी इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके एग्जिस्ट ना करने की वजह जो है वो इस फंक्शन का अनबाउंडेड बिहेवियर है। ओके, अब समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूज ऑसिलेट कर जाएं। मसलन हमारे पास फंक्शन अगर हो sin 1/x और 0 पर हम इसकी लिमिट को देखना चाहें, तो ये है इसका ग्राफ। ग्राफ की मदद से आप ज़रा नोट करें कि जैसे जैसे इसका ग्राफ हम x की वैल्यू 0 के करीब लेंगे वैसे वैसे इसका ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे ही होता रहेगा। इसी तरह राइट साइड से भी इसकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे ही रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ 1 और -1 के दरमियान रहती हैं। तो वो फ्लक्चुएट होने की वजह से हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इसकी लिमिट क्या है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो 3 तरीकों से आमतौर पर लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजूहात होती हैं। नंबर 1 ये है कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम राइट साइड ऑफ सी देन इट अप्रोचेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कि हो सकता है कि किसी एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लिमिट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से आंसर डिफरेंट आ रहा हो और राइट साइड से आंसर डिफरेंट आ रहा हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से आंसर डिफरेंट होने की वजह से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए बिल्कुल ही अनबाउंडेडली विदाउट एनी बाउंड। जैसे आप इस फंक्शन में देख सकते हैं कि इस फंक्शन 0 के करीब करीब ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, तो इस वजह से भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऑसिलेट कर जाए किसी भी 2 वैल्यूज़ के दरमियान, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसकी तरफ, कि इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे पास एक फंक्शन f है जो किसी भी एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, और उस ओपन इंटरवल में c भी मौजूद है। c पर डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं है, बस उस ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड हो, c पर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ओके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास सी है और उसके गिर्द हम एक नेबरहुड उसका बना लेते हैं। ओके, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एल कोई सा एक रियल नंबर है तो फंक्शन की लिमिट एल होगी अगर किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर के लिए हमें एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा बी मिले जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें कि जब जीरो लेस देन एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा हो। इसका मतलब ये है कि x इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ये इस साइड को अगर देखा जाए जीरो लेस देन एक्स माइनस सी मॉड मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल टू सी, और दूसरी साइड पर देखा जाए तो इसका मतलब ये है x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, या फिर यूं कहें कि x इज लेस देन सी माइनस डेल्टा एंड x इज ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा एंड लेस देन सी प्लस डेल्टा, कि जब भी x उस ओपन इंटरवल में मौजूद हो, मसलन हम ये डेल्टा ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन रहा है जो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई एक x ऐसा चुनें जो इस ओपन इंटरवल में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए या फिर यहाँ पर लिया जाए, तो उसका जो इमेज हो उसकी वैल्यू l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन के दरमियान रहनी चाहिए, यानी जो मर्जी एप्सिलॉन चुना जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ x एक्सिस पर एक ऐसा ओपन इंटरवल हमें मिल जाना चाहिए कि जब भी x की वैल्यू हम उस ओपन इंटरवल के दरमियान रखें c के अलावा, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस ओपन इंटरवल में लाई करती हो। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, या फिर यूं कह सकते हैं कि f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। x के कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन में भी c पर कोई फोकस नहीं किया गया। अच्छा, कुछ इसकी टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स इवेल्युएट कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार है न्यूमेरिकली, एक है ग्राफिकली और एक है एनालिटिकली। तो अब हम ये सीख रहे हैं कि एनालिटिकली लिमिट कैसे इवेल्युएट की जाती है। अगर हमारे पास कोई सा एक कांस्टेंट हो b, तो उसकी लिमिट तो वो b ही होती है। x अगर लिया जाए, ये चूंकि एक पोलिनोमियल है, फर्दर हम पोलिनोमियल के लिए भी डिस्कस करेंगे कि x की लिमिट किसी भी पॉइंट पर वही नंबर c होती है, ये चूंकि एक लीनियर फंक्शन है। और n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो लिमिट x अप्रोच टू c x पावर n इज सेम एज c पावर n। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों f और g, किसी खास नंबर c पर दोनों की लिमिट l और k हों, तो कांस्टेंट मल्टीपल टाइम किसी फंक्शन की लिमिट इक्वल होती है कांस्टेंट टाइम लिमिट। ओके, इसी तरह सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ लिमिट इज डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की जो लिमिट है वो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स है, और इसी तरह रेशियो के लिए भी ये रूल वैलिड है। और अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो फंक्शन की पावर n की जो लिमिट है वो इक्वल है फंक्शन की लिमिट एंड होल पावर n। ये पावर रूल कहलाता है फॉर लिमिट्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस की। हम इससे पिछले लेक्चर में पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल हो और पोलिनोमियल की किसी भी पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड करना चाहें तो जस्ट उस पोलिनोमियल में वो पॉइंट पुट कर दिया जाए तो वो हमें उसकी लिमिट मिलती है। यानी यूं कह सकते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर हमारे पास एक रैशनल फंक्शन r ऑफ x हो जो कि रेशियो हो p ऑफ x और q ऑफ x की, वेयर q ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट c पर फंक्शन r ऑफ x की लिमिट इक्वल है पॉइंट c पर फंक्शन p की लिमिट डिवाइडेड बाय q की लिमिट। अब p की लिमिट तो p ऑफ c होगी और q की लिमिट भी q ऑफ c होगी। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द रैशनल फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द रैशनल फंक्शन एट दैट पॉइंट, बट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर उस पॉइंट पर 0 ना हो। अच्छा, अब कंपोजिट फंक्शंस अगर हमारे पास हो, हम दो फंक्शंस को कंपोज कर लें f और g को, और हमें उसके कंपोजिट फंक्शन की लिमिट किसी नंबर c पर मालूम करनी हो, तो फंक्शन f को आउटसाइड रहने दें और g ऑफ x पर लिमिट अप्लाई की जा सकती है, यानी दैट इज इक्वल टू f ऑफ l, वेयर l इज द लिमिट ऑफ फंक्शन g ऑफ x।
नेक्स्ट ये हमारे पास एक थ्योरम है कि लिमिट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ऊपर जो हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे वो सारे अलजेब्राइक फंक्शंस थे, जो पोलिनोमियल्स के सम, डिफरेंस, रेशो, प्रोडक्ट इस तरह से बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ट्रांसेंडेंटल होते हैं। तो ये कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की लिमिट के बारे में बात की गई है कि साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स, अगर सी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो उनकी डोमेन में मौजूद है, तो उन पॉइंट्स पर इन तमाम फंक्शंस की लिमिट एग्जैक्टली इन फंक्शंस की वैल्यू है उस पॉइंट पर। और लिमिट एक्स अप्रोच टू सी ए पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू ए पावर सी, बट शर्त ये है कि ए ग्रेटर देन 0 हो। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो नेचुरल लॉग ऑफ सी है, वेयर सी इज एनी नंबर इन द डोमेन, इट मीन्स दैट ऑब्वियसली सी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब समटाइम्स एनालिटिकली हम ये काम करते हैं कि पूरा फंक्शन उसमें वो डिफाइंड नहीं होता उस पॉइंट पर, लेकिन उसके पैरेलल एक और फंक्शन मालूम करके हम नई लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं कि लेट सी बी अ रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू सी इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, कि सी पर, सी के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पर ये दोनों फंक्शंस अगर एक दूसरे के बराबर हों तो फिर सी पर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट भी बराबर होती है। इसको हम नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्यों लिमिट फाइंड करते हुए कैंसलेशन कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये है, देखिए हमें एक फंक्शन दिया गया एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये पहली एग्जाम्पल है जो आज हमने डिस्कस की है। तो उसी को अब हम एनालिटिकली लिमिट इवेलुएट करना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शन अगर हम लें एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो ये फंक्शन वन पर डिफाइंड नहीं है, यानी इस फंक्शन की डोमेन में वन नहीं है। ओके, इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस फंक्शन को अगर हम जी ऑफ एक्स कह दें तो इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हैं फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू वन। वैसे इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस वन है। एफ की लिमिट, एफ की डोमेन कम है, जी की डोमेन ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये वाली डोमेन ले लें एक्स नॉट इक्वल टू वन के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स पर कंसिडर करें तो ये दोनों फंक्शन सेम हैं। तो ऊपर वाला जो थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि इन दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की लिमिट, तो चूंकि ये पोलिनोमियल है तो इसकी लिमिट इन तीनों का सम होगी, वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री। तो इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट भी थ्री है। तो ये वो वजह है जिस वजह से हम रैशनल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए उनके फैक्टर्स जो हैं उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए और उसकी लिमिट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या तरीका है कि आप पहली तो कोशिश ये करें कि आप उसमें डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दें। अगर पुट हो सके तो पुट कर दें, डेफिनेटली वही उसकी लिमिट होगी। लेकिन अगर वो उसमें पुट ना की जा सके तो फिर एनालिटिकली उसमें कुछ कैंसलेशन करें, जो इससे पहले हमने अभी एग्जांपल किया उसके अकॉर्डिंग के कुछ कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करके आप उसकी लिमिट इवेल्युएट कर लें। या फिर ग्राफ या टेबल भी यूज किया जा सकता है, यानी आप उसका टेबल बनाएं एक्स की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज और ग्राफ। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है कि आप उसके अगर फंक्शन के ग्राफ के बारे में जितनी बेहतर इंफॉर्मेशन जानते होंगे उतना बेहतर आप उसकी लिमिट को ऑब्जर्व कर सकेंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है सिक्वीज थ्योरम, जिसे सैंडविच थ्योरम भी कहा जाता है, कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हों एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और उनके दरमियान बिहेवियर ये हो कि किसी भी ओपन इंटरवल में से एक्स की वैल्यूज़ ली जाएं और एच ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल हों एफ ऑफ एक्स से और एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल हों जी ऑफ एक्स से। इसको अगर हम यहाँ पर यूँ समझें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इंटरवल है, इस इंटरवल में यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट सी है। तो फंक्शन एच ऑफ एक्स सबसे कम वैल्यूज देता है, फॉर एग्जांपल ये है एच ऑफ एक्स। ओके, इसी तरह दूसरा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स उससे ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो हम ये फंक्शन अगर बना दें एफ ऑफ एक्स, और फिर एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स है, अगर हम ये वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स ले लें, ये पॉइंट सी समझे,
ये है हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक इन तमाम फंक्शंस की वैल्यूज़ के दरमियान ये रिलेशन है कि एच ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर हमें ये जो एंड वाले दो फंक्शंस हैं इन दोनों की लिमिट मालूम हो और वो दोनों सेम हो, एल हो, तो फिर ये जो इनर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट भी एल ही होगी। सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए ये तीन खास किस्म की लिमिट्स इवेल्युएट की जाती हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई। हम नेक्स्ट लॉपिटल रूल को भी अप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका रिजल्ट स्क्वीज थ्योरम को यूज़ करते हुए प्रूफ किया गया। अब हम आते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। कंटिन्यूटी को समझने के लिए पहले ज़रा इन तीन ग्राफ्स को समझते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। हमने एक इंटरवल ले रखा है, ओपन इंटरवल ए टू बी, और उसके दरमियान एक पॉइंट है सी। फंक्शन का बिहेवियर देखिए कि पॉइंट सी के गिर्द कैसा है, इर्द गिर्द, कि ये एक फंक्शन का ग्राफ बन रहा है जो फंक्शन ऐसा है जो सी पर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर होल लगा रखा है और फिर आगे इस तरह से। ओके, बी पर भी वो डिफाइंड नहीं है, ए पर भी डिफाइंड नहीं है भी सही तो हमें उससे गर्ज नहीं है, आप सिर्फ सी पर ऑब्जर्व कीजिए। सी पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन सी पर डिफाइंड नहीं है। अब ज़रा दूसरे ग्राफ में आप देखें कि पॉइंट सी के करीब करीब जब हम सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कुछ और है, जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कुछ और है, और पॉइंट सी पर उसकी जो वैल्यू है वो ये है। यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए जो आंसर आ रहा है वही फंक्शन की वैल्यू है, यानी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट ये दोनों सेम नहीं है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पर तीसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आने वाली लिमिट और राइट साइड से लिमिट दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उनसे मुख्तलिफ है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस होने के लिए ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ना इस जैसा, ना इस जैसा और ना इस जैसा। जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से मुराद ये है कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट अ नंबर सी व्हेन एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, कि ज़रूरी है कि पॉइंट सी पर फंक्शन डिफाइंड हो। दूसरा यह है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो उस पॉइंट पर, और तीसरा यह है कि उस लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट द नंबर सी, अदरवाइज उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहा जाएगा। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस की कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और अगर हम कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल को डिस्कस करना चाहें, आगे चलकर हम क्लोज इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ओपन इंटरवल के अगर तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है, और अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तमाम पर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, या दैट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं कि कहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो 1 ओवर एक्स का ग्राफ कुछ यूं बनता है और इस साइड पर यूं है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 ओवर एक्स दिस इज कंटिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड देन 0 टू इन्फिनिटी। 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 पर आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट बी को देखिए, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अगर हम इसकी लिमिट इवेल्युएट करें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 जी ऑफ एक्स, तो ये इक्वल होगी लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन जी ऑफ 1 जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस नहीं है और बाकी तमाम नंबर्स पर ये कंटिन्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट सी है, एच ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 1 और व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू भी सेम होती है।
और दूसरा ये है x इज ग्रेटर देन 0, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं और इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से आगे की तरफ ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 या 0 से लेस भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमें सिर्फ 0 पर देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब 0 पर जरा फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। h ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब जरा हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें। लिमिट h अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सॉरी x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड h ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन हम x प्लस 1 चुनेंगे। सो x प्लस 1 में हम लिमिट इवेल्युएट करने के लिए जस्ट पुट कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। और अगर हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड h ऑफ x, तो चूंकि अब हमारी x की वैल्यूज 0 से ज़्यादा हैं इसलिए हम फंक्शन e पावर x चुनेंगे, दैट इज इक्वल टू e पावर x, सो e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर हैं, तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है। और इसी तरह ये जो लास्ट वन है y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये कुछ यूं चलता है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हमें दिया गया हो तो उसकी भी तो लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बात की जा सकती है। हम इससे पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में कुछ बात कर चुके हैं। ये है हमारे पास ब्रैकेट x का ग्राफ। अगर हम 0 पर इसकी लिमिट को डिस्कस करें, ये रहा पॉइंट 0, 0 पर आप देखें जैसे जैसे x की वैल्यूज 0 को अप्रोच करेंगी लेफ्ट साइड से तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 होगी। ओके, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ पर -1 है। लेकिन जब हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे तब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन की वैल्यूज सेम नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ऐसा ही बिहेवियर इसका 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन किसी भी इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता, यानी डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल की। पहले हमने बात की है कंटिन्यूटी ऑन द ओपन इंटरवल। अच्छा, क्लोज इंटरवल पर होने के लिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल a टू b। हमें इस इंटरवल पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो पहले ऐसा करें कि आप सिर्फ उसे देखें कि क्या ओपन इंटरवल पर ये कंटिन्यूस है, यानी ओपन इंटरवल a b पॉइंट को छोड़कर उसके अंदर वाले तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। अगर तो फंक्शन उसके अंदर तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब यह है कि वो उस ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है। इसके साथ साथ अब 2 पॉइंट बच गए, एक a और एक b। अब चूंकि a हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है तो हम उसे सिर्फ लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो हम उसे सिर्फ राइट साइड से अप्रोच करवा सकते हैं। तो अगर पॉइंट a पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो और इसी तरह पॉइंट b पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट b पर ये सेम हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पूरे क्लोज इंटरवल a b पर कंटिन्यूस है, यानी ओपन इंटरवल पर अलग से और एंड पॉइंट्स पर अलग से। अगर एंड पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट है तो उसकी राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, और इसी तरह अगर हमारा राइट हैंड पॉइंट है तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है। ओके, अब हैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f कंटिन्यूस हो किसी नंबर c पर तो उसका जो स्केलर मल्टीपल होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। 2 कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से भी जो नया फंक्शन मिलता है वो कंटिन्यूस होता है। 2 कंटिन्यूस फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए या उनको डिवाइड किया जाए, शर्त यह है कि g ऑफ c 0 ना हो, तो उस सूरत में भी जो नए फंक्शन मिलते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं c पर। तो इन 4 कंडीशंस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस हैं या नहीं हैं। कुछ और फंक्शंस दिए गए हैं
पोलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, पूरी रियल लाइन पर ये कंटिन्यूस हैं। रैशनल फंक्शंस अपने डोमेन पर कंटिन्यूस हैं। रेडिकल फंक्शंस भी अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस ये भी कंटिन्यूस होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जितने भी फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं वो इन्हीं में से कोई होते हैं या फिर इनके कम्बिनेशंस होते हैं। तो उन पर भी ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन की कंपोजिशन हो, दो फंक्शंस हो, g कंटिन्यूस हो c पर और f कंटिन्यूस हो एट g ऑफ c, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी c पर कंटिन्यूस होगी। अच्छा, यहाँ नीचे कुछ तीन फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस किया गया। फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 10x। ओके, अब ये जो 10x है ये हर ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है। कोई भी ओपन इंटरवल अगर हम लें इसकी डोमेन में से, ये वाला अगर ले लें तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसका ग्राफ कंटिन्यूस है। अच्छा, कंटिन्यूस फंक्शन इस तरह से भी समझा जा सकता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बगैर पेंसिल उठाए बनाया जा सके वो कंटिन्यूस होगा। इसी तरह ये जो फंक्शन है g ऑफ x इक्वल, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है sin 1 ओवर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन मासिवाइज 0, क्योंकि 0 पर तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और सेम इसी तरह से इस फंक्शन को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f हो जो कि कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, यानी यहां पर हम एक क्लोज इंटरवल बना लेते हैं, ये है a और ये है b। फंक्शन हमारे पास a से b के दरमियान कंटिन्यूस है और f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यानी a पर फंक्शन की वैल्यू ये है अगर f ऑफ a और b पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये है f ऑफ b इक्वल ना हो तो इन दोनों के दरमियान आप कोई सा भी एक रियल नंबर लें। अब f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान ढेरों रियल नंबर मौजूद हैं यहां पर, तो यहां अगर हम कोई भी एक रियल नंबर ले लें k, तो हमें यहां पर डोमेन में a से b के दरमियान एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलती है कि एक ऐसी वैल्यू c जरूर मिलती है कि जहां फंक्शन की वैल्यू वो नंबर k होती है। जरा इसके ग्राफ की मदद से इसको समझते हैं कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है a से b तक। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां b f ऑफ पॉइंट b तक जो फंक्शन की वैल्यूज हैं बगैर पेंसिल उठाए हम ड्रा कर सकते हैं। यूं हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, हमने इस तरह का बनाया। तो अगर हम f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान कोई भी एक वैल्यू लें, y एक्सिस के अलॉन्ग हम देख लेते हैं, ये है f ऑफ a यहां तक और यहां तक है f ऑफ b। ये वैल्यू f ऑफ a है और यहां से यहां तक ये वैल्यू f ऑफ b है। अगर हम इसके दरमियान कोई भी एक रियल नंबर लें, फॉर एग्जांपल ये नंबर है जो कि k है, तो आप अगर k पर देखें तो हमें फंक्शन की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां ये, यानी हमें डोमेन में एक नंबर ऐसा ज़रूर मिल रहा होगा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो नंबर k होगी। ओके, इसको अप्लाई करते हुए हम ज़रा एक फंक्शन के रूट के बारे में बात करते हैं, ज़ीरो के बारे में, कि हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। यूज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू शो दैट दिस पोलिनोमियल फंक्शन हैज़ अ ज़ीरो इन द इंटरवल 0 to 1। ओके, हम इसकी वैल्यू 0 पर फाइंड करें f ऑफ 0, तो वो इक्वल है -1, और अगर हम इसी फंक्शन की वैल्यू 1 पर फाइंड करें तो वो है 2। और ये फंक्शन चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी है। तो इसका मतलब ये है, अब देखें फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 है और 1 पर 2 है। हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज मिली वो -1 से 2 तक मिल गई। तो अगर -1 से 2 के दरमियान हम कोई भी एक नंबर चुने तो इसका मतलब यह है कि हमें रियल लाइन पर डोमेन में एक ऐसा नंबर मिल जाना चाहिए जहां पर फंक्शन की वैल्यू वो वाला नंबर हो। तो अगर हम डोमेन में इसकी रेंज में से f ऑफ 0 और f ऑफ 1 के दरमियान एक नंबर चुन लें 0,
यहाँ पर एक नंबर 0 ले लें तो इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर इन सी इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वाकई एक ऐसा नंबर है 0 से 1 के दरमियान जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। अच्छा, ज़रा अगर हम इसका ग्राफ बना दें, 0 पर फंक्शन की वैल्यू है -1, ये रही, 0 पर -1 है, ओके, और 1 पर 2 है। अगर यहाँ पर हम 1 लें तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 2। अब ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यूज -1 से 2 तक तो जाएंगी। यूं हम अगर बना लें तो इसका मतलब यह है कि कोई एक वैल्यू तो ऐसी होगी जहां पर फंक्शन एक्स एक्सेस को कट करेगा, तो वही वैल्यू फंक्शन का रूट होगा, या 0 होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लिमिट। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से फंक्शन एक बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा हो या बहुत कम हो रहा हो, दोनों तरफ से एक जैसा हो, तो हम उन लिमिट्स को इनफाइनाइट लिमिट्स कह देते हैं। जैसे ये फंक्शन देखिए 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो लेफ्ट साइड से जैसे जैसे x2 को अप्रोच करता है, या इसके टेबल को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि फंक्शन की वैल्यूज बहुत नीचे की तरफ जा रही हैं। तो हम यहां अपनी आसानी के लिए ये डिनोट कर देते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, हमने सिर्फ ये कहा है कि लेफ्ट साइड से फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है कि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसी तरह अगर हम 2 को राइट साइड से अप्रोच करवाएं तो फंक्शन का ग्राफ आप देख सकते हैं कि बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम राइट साइड 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इनको हम इनफाइनाइट लिमिट्स कहते हैं। यहाँ एक चीज़ के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बल्कि लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम सिर्फ इसको ये डिनोट कर रहे हैं कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। ओके, नेक्स्ट हम वर्टिकल एसिम्प्टोट को डिस्कस कर रहे हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट बेसिकली एक लाइन होती है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ उसके करीब आती हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाती हैं। यूँ देखिए, अगर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं तो यहाँ अगर x इक्वल टू सी है, यहाँ हम एक लाइन लगा लेते हैं x इक्वल टू सी, तो फंक्शन जैसे जैसे x c को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, अगर फंक्शन बाउंडेड अबव हो जाए या बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव हो जाए या अनबाउंडेड बिलो हो जाए, यानी फंक्शन का बिहेवियर अगर इस तरह का हो कि वो ऊपर की तरफ यूं बढ़ता चला जाए या फिर नीचे की तरफ यूं होता चला जाए, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है। डेफिनेशन देखिए कि इफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज टू सी फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट, देन द लाइन एक्स इक्वल टू सी इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। अब ये फाइंड कैसे करने हैं? अगर हमारे पास एक रैशनल फंक्शन हो तो बड़ा आसान होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट को फाइंड करना। Let f and g be continuous and an open interval containing c. If f of x is not equal to 0, f of c is not equal to 0, g of c is equal to 0, के हमारे पास एक ओपन इंटरवल में, ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें ये c एक ऐसी वैल्यू है जहां पर डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं है। f of c is not equal to 0, g of c is equal to 0, and there exists an open interval containing c such that g of x is not equal to 0 for all x not equal to c, कि इसी इंटरवल में या इसके अंदर कुछ और इंटरवल ऐसा हो कि इस पॉइंट के अलावा और किसी भी पॉइंट पर ऐसा ना हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि x इक्वल c जो है वो इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। एक एग्जांपल की मदद से इसको मजीद समझते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके लिए हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट को डिस्कस करना है। ये जो पिछली रिजल्ट है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने से पहले इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर लिया जाए, तो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब नीचे जो फंक्शन दिया गया है इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हैं, x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल कर लिया जाए
तो x+4 डिवाइडेड बाय x+2 हमें फंक्शन मिलता है अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ओके, तो अब इसके एजम्प्टोट के लिए आप देखें कि x इक्वल टू अगर हम -2 लें, -2 एक ऐसा पॉइंट है कि इसके इंटरवल में, -2 के इंटरवल में कोई भी ओपन इंटरवल लिया जाए तो -2 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये दोनों ज़ीरो नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि -2 पर इसका वर्टिकल एजम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ में x इक्वल -2 एग्जैक्टली इसका एक वर्टिकल एजम्प्टोट बन रहा है। कैसे? अगर हम -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं तो आंसर -∞ आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड से ये ग्राफ -∞ की तरफ जा रहा है और राइट साइड से यही ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 है ये इसका एक वर्टिकल एजम्प्टोट है, जबकि x इक्वल 2 इसका वर्टिकल एजम्प्टोट नहीं है। उसकी वजह ये है कि x इक्वल टू 2 पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट लिमिट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन f और g हों, किसी खास नंबर c पर फंक्शन f की लिमिट इनफाइनाइट हो और g की लिमिट फाइनाइट हो, तो उन दोनों के सम और डिफरेंस की लिमिट इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर ये वाला नंबर l एक पॉजिटिव नंबर हो और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट फाइंड की जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर l एक नेगेटिव नंबर हो तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट -∞ होती है। इसको हम फर्दर एग्जाम्पल में भी देखते हैं। और इस तरह से इनकी जो रेशो है g(x) ऊपर यानी फाइनाइट नंबर वाली लिमिट ऊपर रखें और इनफाइनाइट नंबर वाली लिमिट नीचे हो तो उस सूरत में लिमिट 0 होगी। एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं कि लिमिट, अगर हम ये जानते हैं कि 1 की लिमिट 1 है और 1/x² की लिमिट इनफाइनाइट है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनके सम की लिमिट इनफाइनाइट होगी। इसी तरह x² + 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हम जानते हैं कि 2 है, और cot πx इसके ग्राफ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इसकी लिमिट -∞ है। अब एक लिमिट -∞ है और एक लिमिट 2 है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ऊपर फाइनाइट नंबर वाली लिमिट और नीचे इनफाइनाइट, सो दैट विल बी 0, नॉट -0, इट्स 0। और 3 की हम ये जानते हैं कि लिमिट 3 है। नेचुरल लॉग ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड विल बी -∞। ग्राफ को देखा जा सकता है कि इसका ग्राफ यूं होता है, यूं कि राइट साइड से अगर आप 0 को अप्रोच करें तो वो -∞ देता है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है और ये एक इनफाइनाइट लिमिट है, तो इनका प्रोडक्ट इनफाइनाइट ही रहेगा और वो सेम -∞, क्योंकि ये पॉजिटिव है 3। ओके, और यहाँ इसको देखा जाए कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये एक फाइनाइट लिमिट है और ये एक इनफाइनाइट लिमिट है, तो इनका सम इनफाइनाइट लिमिट है। ये रिजल्ट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए भी वैलिड हैं और -∞ के लिए भी वैलिड हैं।